देश के 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक सीट पर पार्टी ने जीत दर्ज की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ स्थानीय मुद्दों का असर है या जनता की बदलती राजनीतिक सोच का संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। देश की राजनीति में उपचुनाव के नतीजों ने नई बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की, जबकि बिहार के बांकीपुर सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली। वहीं गुजरात के माशलपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने जीत हासिल कर पार्टी की साख बचा ली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां उपचुनाव में हार का सामना आखिरकार क्यों करना पड़ा, इसके क्या मायने हैं? क्या हालिया छात्र आंदोलन और लाठीचार्ज की घटनाओं का असर जनता के मूड पर दिखाई दे रहा है या फिर केवल स्थानीय मुद्दों का परिणाम है? विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ जनमत बता रहा है, जबकि बीजेपी इन नतीजों को स्थानीय परिस्थितियों से जोड़कर सामने रख रही है। तो देखिए किस तरीके से उपचुनाव के नतीजों ने एक के बाद एक इस तरीके से बाजी मारी, तो दूसरी पार्टियों ने जीत दर्ज की, किसी ने अपनी साख बचाने की बार बार कोशिश की। तो यानी कि समझा जा सकता है कि आखिरकार बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बातचीत करनी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये उपचुनाव ऐसे वक्त में हुए जब चारों तरफ से सरकार को घेरा जा रहा था, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर बहुत सारे सवाल जब उठे तो सरकार को भी उस पर जवाब देने की जरूरत पड़ी। लेकिन क्या जनता संतुष्ट थी? क्या जनता सरकार के डिसीजन से सेटिस्फाइड थी? लेकिन जैसे ही उपचुनाव होते हैं, उनके नतीजों ने कुछ इस तरीके से सरकार की आंख खोलने का काम किया है, उस तरीके की परिस्थिति बोल सकते हैं। 3 सीटों में से 2 सीटों पर हार हो जाती है और 1 सीट पर जीत हो जाती है। तो यानी कि आखिरकार ये किस चीज का सिग्नल है, किस चीज का सिंबल है, और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय जिसे कहेंगे उम्मीदवार है, या फिर सीधे केंद्र पर एक तरफ निशाना देखने को मिलता है कि केंद्र चेहरा था और उसका गुस्सा स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर उतार दिया, उम्मीदवारों पर उतार दिया। अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आगे भी 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आज हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ेंगे जिनसे हम आज इस उपचुनाव को लेकर खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, राकेश मिश्रा। उनसे भी सीधे सवाल करेंगे। राकेश मिश्रा जी, आपका स्वागत करूंगी। और राकेश मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल इन उपचुनाव के बाद उठ रहा है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ स्थानीय मुद्दों का असर हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जनता की बदलती राजनीतिक सोच का संकेत तो नहीं? देखो निशी, इस विषय में मेरा ये कहना है कि बांकीपुर विधानसभा जहां चुनाव हुए हैं वो नितिन नवीन जी की विधानसभा है, और खबर ये है कि नितिन नवीन जी जिस बूथ में रहते हैं वो बूथ भी हार गया। तो आप इसे सामान्य संकेत मत समझिए। और 100% लिटरेसी वाली विधानसभा है वो, पढ़े लिखे लोगों की विधानसभा है। लोग कहते थे कि भाजपा का वहां से कोई भी लड़ जाए वो जीत जाएगा, लेकिन आज ये परिवर्तन किस बात का है? ये पढ़े लिखे लोगों का वो परिवर्तन है जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। जो बातें समझ में आ रही हैं वो यही समझ में आ रही हैं कि ये एक तरीके से मुख्यमंत्री जो बने जनाधार पाके, उनके नेतृत्व का भी निशान था ये। चाहे आप दतिया विधानसभा देख लो। दतिया विधानसभा में एक पार्टी चुनाव लड़ती है, उसको 20,000 वोट मिलता है। वो कैंडिडेट यादव है, मंडल कोई यादव हैं, उनको 20 से 22,000 वोट मिलता है। इसका मतलब अगर जातीय दृष्टि से देखा जाए तो एक कुनबा पूरा का पूरा उस पार्टी को वोट दे देता है, और भाजपा वहां 6,000 से चुनाव हार जाती है। दूसरा, जिस व्यक्ति का टिकट काटा गया, हाँ, नरोत्तम मिश्रा का, वो स्थानीय स्तर पर काफी सुदृढ़ व्यक्ति था। भले ही पिछला चुनाव वो हार गया, लेकिन बहुत कम अंतर से। और इस बार जब चुनाव हुआ तो उसका टिकट काटा गया। अब क्यों काटा गया ये तो प्रांतीय नेतृत्व बता पाएगा। क्या उनके कद को कम करने के लिए काटा गया, या उनको कुछ और चीजों के लिए उनका टिकट काटा गया, या किसी नेता को वर्चस्व बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए उनका टिकट काटा गया?
तो जब स्थानीय स्तर पर समीकरण पहले दिन से बिगड़ा हुआ था, दाते आप बाकी पूर्व विधानसभा में चले जाइए, भाजपा ने तो पहले दिन सेल्फ गोल कर लिया था, एक टिकट बांट दिया, उसके बाद दूसरे दिन टिकट बदल दिया। दतिया विधानसभा में जो चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने नरोत्तम जी को टिकट नहीं दिया, पूरा 15 दिन तो निकल गया नरोत्तम जी को मनाने में। तो समझना पड़ेगा कि अब टेंडेंसी क्या है। ये तो हो गया स्थानीय स्तर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसे देखा जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिदृश्य बन रहा है और क्या स्थिति बन रही है, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में सरकार अपनी व्यवस्थाओं को अब खोती जा रही है। अगर विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है तो जनता के बीच में बदलाव की स्थिति बन रही है। आज जन स्वराज पार्टी के उनके जीत के पीछे आप क्या देखते हैं? यही तो बात है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है और चुनाव जीत लेता है, और वो भी ऐसी सीट से जहां से 36 साल से भाजपा ही जीत रही है। ऐसा क्यों? बिहार की जनता क्या संदेश देना चाहती है? वो यही संदेश देना चाहती है कि आज जो स्थिति बनी है उस पर सरकार पुनर्विचार करे। चाहे यूजीसी का मामला हो, बिहार में तो बहुत अच्छा एक मामला हो भरत तिवारी वाला भी चला, जो फेक इनकाउंटर करवाया सम्राट जी ने, चौधरी जी ने, उस पर भी एक बहुत अच्छा मामला चला। शायद अपर कास्ट के बहुत से लोग इस बात को लेकर भी नाराज हैं, यूजीसी को लेकर अपर कास्ट में बड़ी नाराजगी है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को लेके एक विधानसभा मिली और उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देखनी पड़ी। देखिए राकेश मिश्रा जी, चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन 3 उपचुनाव की जो सीटें थी उसमें किस तरीके का डामाडोल व्यवहार देखने को मिला वो साफ तौर पर रहा। लेकिन इससे स्थानीय मुद्दों का नतीजा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड मुद्दे नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार से भी जुड़े हुए मुद्दे हैं। बड़े चेहरों के दम पर भी वोट डाले जाते हैं, और इसी के चलते सबसे बड़ी बात यही रही कि इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी की हार होती है और ये बीजेपी शासित राज्य हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। सीधे रुख करते हैं, एक और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विष्णु विश्वकर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विष्णु जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे? उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। विष्णु जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? विष्णु जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? शायद इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तरुण कुमार दुबे स्टेट हेड, हमारे स्टेट हेड हैं एमपीसीजी के, उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। तरुण, आखिरकार उपचुनाव हुए 3 सीटों पर और 3 में से 2 में जैसे कहेंगे कि बीजेपी हार जाती है और दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्य हैं। आखिरकार इन उपचुनावों का जो नतीजा रहा उसको किस मायनों के तहत आप लोग देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो है आज दतिया उपचुनाव भी संपन्न हुआ है और बाद कांग्रेस की जो है भारी जीत हुई है। लगभग 12-15 हजार जो है वोट से जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको उस पर जो विधानसभा चुनाव पे भी जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। हम वही बात करें दतिया उपचुनाव की, सिर्फ दतिया चुनाव की, तो उपचुनाव में जो है कांग्रेस और बीजेपी का एक बड़ा ही जोरदार जो है टक्कर देखने को मिली है इसमें। और दोनों ही पार्टी ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने लगातार अपने बड़े नेताओं को इसके मैदान में झोंक रखा था और सारी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन बीजेपी की इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद, काफी सारे बड़े नेता होने के बाद, केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जो है हर दूसरे दिन दतिया विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे, जनसभाएं कर रहे हैं, आम सभाएं कर रहे हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को दतिया में जो है हार का सामना करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही संदेहजनक बात है और कहीं ना कहीं वहां की जनता ने जो है कांग्रेस को पसंद किया है और बीजेपी को नकार दिया है। लेकिन तरुण,
कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये उपचुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजों से परे हटकर है। केंद्र पर अभी भी विश्वास बना हुआ है, एनडीए सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, सब पर भरोसा बना हुआ है, लेकिन वाकई में इसको कहा जा रहा है कि ये स्थानीय मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से ये शिकस्त मिली है। क्या वाकई में स्थानीय मुद्दों ने उपचुनाव पर प्रभाव डाला है, या वाकई में ये जनता के बीच बना हुआ गुस्सा है जो कि उपचुनाव के नतीजों में देखने को मिला? देखिए, स्थानीय मुद्दे जो है इस पूरे चुनाव में स्थानीय मुद्दे काफी ज्यादा मायने लगाते हैं। हम पिछली की बात करें, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहाँ पे बेरोजगारी का है। बेरोजगारी को लेकर के जब बात करें तो इस पूरे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का हो। बेरोजगारी की समस्या, पानी की समस्या, ऐसी कई सारी समस्या उसके क्षेत्र में है। इसको लेकर के वहाँ के तत्कालीन जो उसमें विधायक थे राजेंद्र भारती, उन्होंने जनता के बीच में काफी ज्यादा जो है अपना तालमेल बढ़ाया था, सारी चीजें की थी। अब वही हम बात करें नरोत्तम मिश्रा की, नरोत्तम मिश्रा 3 बार से वहां से विधायक रहे हैं बीजेपी के दतिया से। उसके बावजूद नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्र में जो वर्चस्व था वो अलग ही वर्चस्व था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को दादा कहकर वहां संबोधित जाता था। और नरोत्तम मिश्रा से मिलना क्षेत्र के हर किसी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा आसान नहीं था। वहीं राजन भारती की बात करें तो राजन भारती से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है अपने बेरोजगारी और शिक्षा और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैदान में लड़ी, और उनको कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा मिला, और जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस अपने उसमें चुनाव लड़ी। ठीक है तरुण, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ विष्णु विश्वकर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। उनके पास सीधे चलते हैं। विष्णु जी, आखिरकार उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे विष्णु जी? विष्णु जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से बोलना चाहूंगी विष्णु जी कि अगर आपको आवाज मिल रही है और हमें सुन पा रहे हैं तो जवाब भी दीजिएगा। तो विष्णु जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और पैनलिस्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाते हैं। ये 2 सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने कोशिश पूरी की लेकिन हार हुई। दूसरी तरफ जनता का फैसला रहा, लेकिन बीजेपी के लिए एक संकेत बनकर सामने आया। बीजेपी को उपचुनाव में यह बड़ा झटका लगा है। करते हैं, क्या उपचुनाव के नतीजे जनता के बदलते मूड का संकेत है? क्या देश भर के युवाओं की नाराजगी ये नतीजों में स्पष्ट नजर आ रही है? क्या बीजेपी को अपनी राजनीति और संगठन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? क्या विपक्ष जनता से नाराजगी का नतीजा इसे बता रही है? यही एक अपने आप में सवाल बन चुका है। विष्णु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या उनको आवाज मिल पा रही है? विष्णु जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। सभी को सादर नमस्कार। हाँ विष्णु जी, सवाल लेना चाहूंगी आपसे। उपचुनाव हुए और उपचुनाव के नतीजे भी घोषित हो गए, एक सीट पर जीत भी दर्ज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज की डेट में युवा परेशान है, किसान परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। और पर्ची वाले मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रदेश की हालत पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने बहुत खराब कर रखी है। हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है वो ठीक है, विष्णु जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पाई और कनेक्शन कट चुका है, तो एक बार फिर से जोड़ेंगे। अरे आ जाओ, तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, हम अच्छे अच्छे जवाब दें, बात खत्म हो गई।
तो देखिए, उपचुनाव में हार का आखिरकार क्या कुछ सामना करना पड़ा, उसके क्या मायने रहे, क्योंकि हालिया छात्र आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद एक बीजेपी के खिलाफ अलग ही आक्रोश देखने को मिला था। कहा जा रहा था कि सरकार मनमाने रवैये में आ चुकी है, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है और इस तरीके से लग रहा है कि बीजेपी इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है और उन्हें बिल्कुल इस तरीके का घमंड चढ़ चुका है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और इन नतीजों को विपक्ष इस नज़र से देख रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये एक आईना दिखाने का काम हुआ है और ये लोगों ने दिखा दिया है कि वो आखिरकार बीजेपी से कितना उब चुके हैं, उसका ये साफ तौर पर नतीजा रहा है। लेकिन वाकई में क्या यही हाल जनता के भीतर रहा और इसी चीज को दिमाग में सेट करके उन्होंने मत का प्रयोग किया, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। राकेश मिश्रा जी, क्या ये नतीजे हालिया जो छात्र आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, क्या उसका नतीजा भी इसको समझा जा सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं। कोई भी नतीजा, क्योंकि हमारे युवा वोटर्स बहुत ज्यादा है। नहीं, ये जो नतीजा हुआ ये आपसी गुटबाजी का नतीजा है। आप इसे किसी पार्टी की बहुत बड़ी जीत या विक्ट्री के रूप में नहीं देख सकते। ये आपसी लोकल स्तर पर इतनी गुटबाजियां हो गई, टिकट बंटवारे से लेके और स्थानीय स्तर के स्थानीय मुद्दों को लेकर, कि ये उसका परिणाम है। अब आप उम्मीद कर सकते हो कि जिस व्यक्ति ने 36 वर्ष तक उसी के परिवार के लोगों ने उस विधानसभा को ट्रीट किया हो और उसे चलाया हो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो अपना बूथ हार जाए। इसका मतलब ये हुआ कि टिकट वितरण में जो दिक्कत आई है, जिस व्यक्ति का चयन किया गया है उसका फायदा मिल गया। अगर वहीं कोई ठीक से आदमी लड़ रहा होता या किसी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया होता जिसकी जनता में सार्वभौमिकता होती, तो शायद आज परिणाम कुछ अलग होते। व्यक्ति भी माने रखता है किसी राजनीतिक प्रक्रिया में। भाजपा का ये प्रयोग फेल हुआ। दोनों जगह उन्होंने प्रयोग किया। उन्हें यह लगा कि स्थानीय स्तर पर हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, इसकी वजह से हम चुनाव जीतते हैं। उन्हें यह नहीं लगा कि स्थानीय कार्यकर्ता का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है जिससे हम चुनाव जीत सके। तो आप इसके लिए कोई गफलत मत पालिए, ये प्रयोग था। उस प्रयोग में ये हार गए। जैसे एक मंडल कार्यकर्ता को, एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने बांकीपुर से चुनाव लड़ा दिया। आप देखिए इतिहास उसका, उसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई जिला पंचायत नहीं, कोई ग्राम प्रधान नहीं, कोई वार्ड मेंबर नहीं, कोई नगर पंचायत नहीं, किसी का चुनाव नहीं लड़ा, सीधे विधायकी चुनाव लड़ा दिया। अब वो कार्यकर्ताओं को मैनेज कर पाया कि नहीं कर पाया, उनसे बात कर पाया कि नहीं कर पाया, और एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की सीट। तो यानी कि ये जो वहां के उम्मीदवार उतरे धरातल पर, उनका इन्फ्लुएंस था जो कि जनता को पसंद नहीं आया या जनता उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब आइए बांकीपुर चुनाव में जो लोग कह रहे हो कि वो बहुत अच्छा हो गया, वो पहले भी नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव हरा चुके थे ठाकुर साहब, जिन्होंने चुनाव लड़ा। उनकी भी कुछ ना कुछ भूमिका रही उस टिकट में, क्योंकि उनका देहावसान हो गया और वो वहीं से अपना उनको टिकट मिला दूसरे व्यक्ति को, और वो चुनाव उस कांग्रेस की पहले जीती हुई सीट है, नरोत्तम मिश्रा को हराया गया। लेकिन नरोत्तम मिश्रा इस बार चुनाव की स्थिति में जीतने की स्थिति में थे, वो चुनाव जीत सकते थे। पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया। आपने टीवी चैनलों पे भी देखा, नरोत्तम मिश्रा रोए भी, नरोत्तम मिश्रा ने और कई बातें कही। उसके बाद भी दल के नाते वो पार्टी के चुनाव में गए। लेकिन जो व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा है, क्या उसने भाजपा को वोट दिया होगा? तो ये जो प्रयोगशाला की गई, क्योंकि अब क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक घमंड तो है ही है कि अब हम टिकट नहीं बांटते, हम सीधे पद बांटते हैं। तो ये उसका परिणाम है। अब सोचना पड़ेगा भाजपा को कि जितना जरूरी, जितना आपका सिंबल है, जितना लोगों का जुड़ाव है, उससे ज्यादा जरूरी स्थानीय स्तर पर लड़ रहा वो व्यक्ति भी है जो आपके लिए दिन रात एक करता है। ये दरकिरार करना, आज भाजपा अपनी 2 सीटें गंवा गई है। ये समझ में आ गया होगा भाजपा को कि हमारी ये प्रयोगशाला फेल है। आज ऐसा थोड़ा है कि कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से इस क्षेत्र के लिए, जनता के लिए काम कर रहा है और कल आप खटाक से उसका टिकट बदल के एक व्यक्ति को ले आओ जिसे जनता नहीं जानती। सही बात है। चुनाव जीत जाएगा क्या वो? आप जाइए, रिसर्च कराइए। आज ये जो कांग्रेस वाले हल्ला पीट रहे हैं कि वो मोदी मैजिक चला गया, योगी मैजिक चला गया, ये चला, ये नहीं है जी। एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग का असर हुआ, नहीं आए वोट। हमारे उस कार्यकर्ता का जनता के बीच में उतना लगाव नहीं रहा।
या झुकाव नहीं रहा तो जीत गए। आप विश्वास कर सकते हो कि नितिन नवीन अपना बूथ हार जाए, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। ऐसा नहीं, प्रयोग किया था, भाजपा प्रयोग करती रहती है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में कितने सफल हो पाए, नहीं हो सफल पाए, हुए, ये नहीं हमने सफल देख लिया नतीजों के थ्रू कि आखिरकार उपचुनाव के नतीजे किस प्रकार के रहे और इन उपचुनाव के नतीजों के बाद पार्टियों को क्या कुछ सीखने की जरूरत है, ये भी स्पष्ट हो चुका है कि किन मुद्दों पर काम करना है, किन जनप्रतिनिधियों को उतारना है और किन उम्मीदवारों को जनता के बीच रखने की इस वक्त जरूरत है और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर कितना फोकस करने की जरूरत है। इस पर भी हम लोग खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप सब बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चनार में, और क्वेश्चनार में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनता का जनादेश बड़ा संदेश, क्योंकि उपचुनाव में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और उनमें से 2 में बीजेपी की हार हुई। और आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये कोई बड़ा संदेश तो नहीं, आखिरकार क्या ये एक जैसे कहे आई ओपनिंग चुनाव तो नहीं रहा, जिसके बाद सरकार को जागने की ज़रूरत है, बीजेपी को इस विषय पर काम करने की ज़रूरत है और विपक्ष जो इसको एक कॉन्फिडेंटली देख रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं खोई हुई ज़मीन वापस आ रही है, तो इसको इतना लाइबल ना ले लिया जाए कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आके आगामी चुनावों की रणनीति पर फोकस ना किया जाए। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, तरुण का रुख करेंगे। तरुण हमारे स्टेट हेड बने हुए हैं हमारे साथ। तरुण, आखिरकार देखिए अभी जो चुनाव हो गए, बीते चुनाव उपचुनाव की हम जब बात करते हैं तो 2 सीटों पर जब बीजेपी की हार हुई, विपक्ष इसको बहुत कॉन्फिडेंटली ले रहा है कि हाँ हमारी अब सत्ता में वापसी हो सकती है, कई सीटों पर हम लोग जीत सकते हैं। और आगामी विधानसभा चुनावों में भी सरकार को ये कहकर बोला जा रहा है कि ये तुम्हारे लिए आई ओपनिंग चुनाव है और अब जनादेश सीधा विपक्ष के पास वापस लौटने वाला है। क्या वाकई में यही सिचुएशन अब जनता के बीच बनी हुई है? तरुण, आवाज मिली आपको मेरी? सुन पा रहे हैं तरुण आप मुझे? ठीक है, तरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ जनमत जरूर बता रहा है, जबकि बीजेपी इन नतीजों को स्थानीय परिस्थितियों से जोड़ रही है। क्या युवाओं की नाराजगी अब भारी पड़ेगी? वोट की चोट से बड़ी सियासी हलचल होगी। अब हार का अलर्ट हो चुका है, चुनाव से पहले की चेतावनी है, आने वाले चुनावों का ट्रेलर या फिर इसे रिस्पॉन्स बोलेंगे। उपचुनाव में नतीजों की गहराई तक भी पहुंचने की कोशिश हुई। क्या जनता अब तस्वीर बदलना चाहती है? क्या उपचुनाव में वोटर्स के मन में जो जो सवाल रहे हैं उनका ही नतीजा सीधे मतदान के समय निकला? और आखिरकार क्या ये जनप्रतिनिधि जो उम्मीदवार धरातल पर उतरे थे उनके इन्फ्लुएंस के चक्कर में कि आखिरकार वो उन्हें जनता को अपने मुद्दों से अपने भरोसे कायम करने में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, वो भी एक अपने आप में एक बड़ा पॉइंट बन रहा है। जिस तरीके से विश्लेषण हुआ इस मुद्दे का और उपचुनाव का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इनको जो एक हार के तौर पर ना देखकर एक ट्रायल के तौर पर देख रही थी और अब उसके बाद वो डबल पावर के साथ आगे विधानसभा चुनावों में भी उतर सकती है। कुछ इस तरीके के जिसे कहेंगे परिदृश्य से भी इसको देखने की कोशिश हो रही है कि अभी तो ये एक संदेश देने की कोशिश हुई है। ठीक है, तो अब हमारे साथ विक्रम बुंदेला जी जुड़ चुके हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बुंदेला जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका क्वेश्चनर में। बुंदेला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 में हार हो गई, राज्य में आपकी ही पार्टी है, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? कारण रहे होंगे, वही तो पूछ रही हूँ विक्रम जी, कारण ही क्या रहे होंगे? देखिए, कारण पार्टीगत हम लोग समीक्षा करेंगे। रिजल्ट आया है, जनता का जनादेश हमको जैसा भी मिला है उसको हम सही दिल से स्वागत करते हैं। भाई, उनका आदेश हमको जैसा मिला है हम सेवा भाव से फिर लगेंगे और जहाँ कमी रह गई है उसकी समीक्षा करेंगे।
लेकिन विक्रम जी, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई होगी, कहाँ वो चूक हुई जिस वजह से दो ऐसे राज्य जहां से हम लोगों ने उपचुनाव की सीटें गंवा दी? देखिए, अन्य राज्यों का तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वहाँ का संगठन सब कुछ देख रहा था। क्योंकि उपचुनाव है तो प्रांत का संगठन, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, सबके ध्यान में आया होगा विषय। हम ये समझते हैं कि कुछ कारण टिकट कटा, नए प्रत्याशी हमारे साथ थे और संगठन का सारे लोग थे, लेकिन जनता का जनादेश है, उसके कारण तो समीक्षा के बाद ही समझ में आए। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जनादेश की बात आपने करी, आपने बात करी कि आपके विधानसभा में अब जो भी गलतियां रही, चूक रही, जिसकी वजह से ये नतीजा ऐसा रहा, उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब तैयारियां की जा रही थी, सबसे बड़ी चुनौती क्या निकलकर सामने आई? क्योंकि वही हार का कारण बनी होगी। चुनौती तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। हमने अपनी पार्टी का जो अच्छा प्रत्याशी हो सकता था, हमारी पार्टी ने उनको उतारा। संगठन में वो वर्षों से काम कर रहे थे, संगठन ने उनको पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतारा और सारा संगठन उसके उन सब की तैयारी में यहाँ पर मेहनत हम सारे संगठन ने की। लेकिन जनता का जनादेश किस कारण से ये हुआ, ये हम समीक्षा करेंगे और सामने वाले में जो भी चीज रहेगी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, यही कर सकते हैं। तो यानी कि आप इसे एक लाइबल ले लेंगे विक्रम जी कि हार गए तो हार गए जी, हार गए तो हार गए। और विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि एक आई ओपनिंग चुनाव है सरकार के लिए। जो एक कॉन्फिडेंट सरकार बोलती है कि हम जनता के मुद्दों पर काम करते हैं, ये एक आई ओपनिंग। हाँ भाई, अब आपका सुपड़ा साफ हो सकता है। क्या वाकई में होगा, ये होगा। है? और यहाँ पर हारना मतलब एक बड़ा संदेश देने जैसी बात है। नहीं, ऐसा संदेश देखिए क्या है, चुनाव में हार जीत तो होती है। अभी तक हम जीतते रहे, पिछला इलेक्शन जरूर हार गए यहाँ पर, लेकिन हम लगातार इस सीट को 3 बार जीते हैं। हम कभी ऐसा थोड़ी है कि जीते नहीं है, लगातार 3 बार जीते हैं। तो एक बार हार गए और उसको किसी कारण से पुनः हमको जनता ने जनादेश नहीं दिया, तो हम देखेंगे आगे से। और पूरा प्रांत उसको देख रहा है, प्रदेश संगठन उसको देख रहा है और निश्चित रूप से उसकी समीक्षा होगी, बड़े स्तर पर समीक्षा होगी। ठीक है, आती हूँ आपके पास। राकेश मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी और राकेश मिश्रा जी से सवाल लेना चाहूंगी। राकेश मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं विक्रम जी से एक चीज पूछना चाहता था कि कहीं इस चुनाव में आपसी गुटबाजी तो नहीं काम कर रही थी? नरोत्तम मिश्रा जी के पूरे कार्यकर्ता या जो उनकी टीम थी वो वहां पे ठीक से काम कर रही थी क्या? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था। बताइए, जवाब दीजिएगा। जी, मैं सुन नहीं पाया उनका सवाल। उन्होंने कहा कि ये कहीं आपसी गुटबाजी का ही नतीजा तो नहीं है? नहीं, गुटबाजी का कोई कारण ही नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और प्रदेश का नेतृत्व तो यहाँ था। अगर किसी ने अनुशासनहीनता की होगी तो उस पर निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, अनुशासनहीनता या किसी तरह का गुटबाजी या किसी तरह का वो काम किया होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश उसको संज्ञान में लेगा और उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, राकेश मिश्रा जी के पास वापस लौटना चाहूंगी। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, बताइए। ये भाजपा की जो नई प्रयोगशाला शुरू हुई थी
प्रयोगशाला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें विपक्षियों को बहुत उत्साहित होने के लिए कुछ नहीं है। ये नया प्रयोग था। भाजपा को ये समझ में आ रहा था कि संगठन का टिकट बांट देना या संगठन टिकट दे देना जीत का मंतव्य मान लेते थे। तो आज की स्थिति ये हो गई कि जनता अब ये भी कहती है कि संगठन तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति भी चाहिए, हमें वो कार्यकर्ता भी चाहिए जो समाज में आकर काम करे। शायद ये भी एक कारण रहा। जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा में जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया, उसका सामाजिक और चुनाव लड़ने की जो स्थिति थी, देखिए संगठन में काम करना और चुनाव लड़ना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वो व्यक्ति संगठन में काम कर रहा था, जो सिन्हा साहब चुनाव लड़ रहे थे, और जो खबर मीडिया में छन के आई वो मंडल स्तर के कोई किसी पदाधिकारी थे, और ये भाजपा संदेश देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कि हाँ, मंडल का व्यक्ति भी विधायकी का चुनाव लड़ सकता है। भाजपा ये संदेश देने में अपने कार्यकर्ताओं में सफल रही, लेकिन चुनाव जीतने में वो सफल नहीं रही। अब भाजपा ये तय कर पाएगी कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, देखिए भाजपा हमेशा प्रयोग करती है, कभी किसी बात का प्रयोग कर रही है, कभी किसी बात का प्रयोग कर रही है। यहाँ भी ये दो उपचुनाव में उसने प्रयोग किया, और दो महत्वपूर्ण सीटें, ऐसा नहीं है जैसा अभी आपने कहा, दोनों महत्वपूर्ण सीटें थी। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी और एक मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कदावर नेता की सीट थी। दोनों सीटों को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया गया। वहाँ संगठन से निकाल के एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, वहाँ भी संगठन से निकाल के एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, और दोनों चुनाव हार जाते हैं। ठीक है। तो अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो प्रांतीय नेतृत्व है, वो इस बात पर भी विचार करेगा कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव 7 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें अब व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होगा। आप ये देखिएगा। ठीक है, रुक करते हैं विष्णु जी का और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विष्णु जी, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहा था, अब देखिए जीत दर्ज हो जाती है, तो उसके बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ये समझता था कि हमारे नाम से ही काम हो जाता है। ये मुगालता उनका दूर हो गया है, और जो सिर पे भूत चढ़ा हुआ था वो उतर गया है। जैन जी में बहुत ताकत होती है। 20 तारीख से जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसका इफेक्ट देखने को मिला है। पर ये तो बोल रहे हैं गुटबाजी का नतीजा हो सकता है। उसको युवाओं ने अपने रोष को, अपने विरोध को वोट में कन्वर्ट किया है। तो विष्णु जी ग्राउंड जीरो पर आपने मेहनत करी, बिल्ली को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत जाएगा। जेन ज़ी प्रोटेस्ट का समर्थन आपको मिल गया जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई में इस उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे काम कर पाए, या फिर जेन ज़ी प्रोटेस्ट का क्रेडिट घूम फिर कर आपको ही मिल गया? देखिए, क्या है कि इस समय युवा वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। तो इन सब चीजों का इफेक्ट आ रहा है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। स्थानीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा गया है, और केंद्रीय नेतृत्व ये समझता था कि हमारे नाम से काम होता है, तो वो उनका भूत उतर गया है। उनके दिमाग, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब नाम से काम नहीं होता, क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। युवा जो परेशान है, युवा आवाज उठा रहा, आप उसको दबाने कुचलने का जो काम कर रहे हैं, इससे आपको सीख लेना चाहिए, और उसका मुंह तोड़ जवाब आपको दोनों विधानसभाओं में मिला। जी ठीक है विष्णु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये तो स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष से बीजेपी के खिलाफ जनमत बता रहा है, जबकि बीजेपी इन नतीजों को स्थानीय परिस्थितियों से छोड़कर बता रही है। लेकिन वाकई में स्थानीय परिस्थितियाँ रही या फिर जनमत रहा, विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ क्योंकि जनमत बता रहा है। अब सीधे रुख करते हैं तरुण का, और तरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो नतीजे रहे, ये आगामी विधानसभा चुनाव में भी अफेक्ट करने वाले हैं? देखिए, उपचुनाव जो है एक विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होता है। वहीं हम बात करें 2023 में भी एक उपचुनाव हुआ था, जिसने 2024 के विधानसभा का जो है रास्ता तय किया था। उसी तरह से जो चुनाव 2026 में दतिया विधानसभा में हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो इस उपचुनाव का मध्य प्रदेश के मुख्य विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा।
और दतिया उपचुनाव से जनता ने और जनता का जो रुझान है ये पता चल गया है कि किसकी तरफ रुझान है। सबसे बड़ी बात यह है कि दतिया की जनता जो है, दतिया की जनता को काम से मतलब है कि कौन उनका काम कर रहा है और कौन उनके लिए जो वादे किए हैं, कौन सा प्रतिनिधि उनके जो है वादे पूरे कर रहा है। दतिया की जनता को या मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा की जनता को आपके संगठन के नेताओं से कोई मतलब नहीं होता है। उनको क्षेत्र में जो नेता है, क्षेत्र में जो उनके काम कराएगा, उनसे मतलब होता है। तो क्षेत्र के लोगों को जो है एक साइडलाइन करके संगठन के नेताओं को फील्ड में लाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती की साबित हो सकती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी गलती जरूर हुई है, जिसका पश्चाताप शायद अब हार के पीछे की वजह को जानने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन तरुण, आगामी विधानसभा चुनाव में आखिरकार कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहने वाले हैं? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में जो है सबसे ज्यादा पानी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और ये इस तरह के जो मुद्दे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी का मुद्दा काफी उभर रहा है और लगातार प्रदर्शन जारी हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सारी जगह सामने आती है ऐसी बातें कि युवा जो है बीच चौराहे पे, रोड पे जो है भजिए चल रहे हैं, पकौड़े चल रहे हैं और इस तरह से अनोखे प्रदर्शन जो है सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी के मुद्दे को अब जो भी पार्टी बुना लेगी, उसी पार्टी की जो है मध्य प्रदेश में सत्ता होगी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। वही हम अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो है एक बेरोजगारी और पानी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। पानी को लेकर के भी पानी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर के दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो दोनों ही पार्टी जो है निभाने में सक्षम नहीं हो पाई है अभी तक। और बात अगर छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव लड़ा जाता है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटिंग को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में तो जहां तक है कि हर 5 साल में वहां पर जो है सरकार बदलने का वहां की जनता का मूड रहता है। 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, तो दोनों ही पार्टी को लगातार समय देते रहते हैं। और इस बार जैसे कि देखा जाए कि कांग्रेस की सरकार थी और अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार वहां पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। और बात करें बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी को लेकर के भी विष्णुदेव साय और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है लगातार प्रयास कर रही है कि बेरोजगारी जो है कम हो सके, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रयास जारी है और उसका किस तरह से रिजल्ट मिलता है ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। ठीक है, राकेश मिश्रा जी का रुख करते हैं और उनसे भी सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं। राकेश मिश्रा जी, जरा बताइएगा, आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 7 राज्यों में चुनाव होंगे और 7 राज्यों के चुनाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ये उपचुनाव रहे हैं। लेकिन इन उपचुनावों में जो नतीजे रहे हैं, क्या ये आगामी जो 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी अफेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मुद्दे वही सेम हैं, जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं और ये जो प्रदेश के मुद्दे रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं इतने ही प्रभावशाली रहने वाले हैं। तो अभी जनता का मूड क्या कहता है, क्या लगता है? तो जब चुनाव आएगा उस समय क्या परिस्थितियां बनती हैं, उस समय देश का नैरेटिव कहाँ रहता है, किस परिस्थितियों में चुनाव होता है, ये तो उस समय की कालखंड स्थिति में पता लगेगा। इन 3 चुनावों से प्रदेश की राजनीति में या देश के 7 राज्यों की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा कुछ नहीं होता। ये 3 स्थानीय स्तर पर एक प्रयोगशाला थी, 2 में जीत गए। एक गुजरात पे तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। गुजरात में तो 11 बजे चुनाव परिणाम क्लियर हो गया था, 30,000 वोट कांग्रेस को मिला, 55,000 वोट उसको मिला, क्योंकि वहां पे एक सॉलिड कैंडिडेट खड़ा था, उसे टिकट दे दिया गया, वो जीत गया। यहाँ प्रयोग किया गया था, दोनों हाई प्रोफाइल सीटें थी और चर्चा का विषय भी बना हुआ था। उस चर्चा के कारण कुछ अंदरूनी कलह, आप इसे मान लीजिए, और दूसरी भाजपा की दादागिरी, राष्ट्रीय नेतृत्व की या प्रांतीय नेतृत्व जो भी रहा हो। आप हमसे ये क्वेश्चन करते, क्या दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के ऊपर इसका कोई असर होने वाला है, तो मैं जरूर कहता हाँ। मैं जरूर कहता कि मोहन यादव जी की कुर्सी इस चुनाव के बाद जा सकती है। मैं जरूर कहता कि सम्राट चौधरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। मैं कहता इस बात को, प्रांतीय नेतृत्व पे यह प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि आखिर जो 5 महीने पहले चुनाव हुआ, 6 महीने पहले चुनाव हुआ और वो चुनाव का परिणाम और
जहां 92,000 बांकीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है, आज वो 42,000 47,000 पे क्यों टिक गई। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सम्राट चौधरी के ऊपर कहीं गाज ना गिर जाए इसकी। हाँ। ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन सातों राज्यों की विधानसभा पे इसका असर होगा या सातों चुनाव में इसका असर होता है, ऐसा मुझे नहीं दिखता। मुझे ये दिखता है कि हाँ, हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में आप बिहार में नेतृत्व परिवर्तन देखें, आने वाले 6 महीने में आप मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन देखें, ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अभी फिलहाल अगर विधानसभा चुनावों की बात कर ली जाए तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन 3 राज्यों में भी बीजेपी शासित राज्य ये हैं, और दूसरी तरफ जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें से कई राज्य बीजेपी शासित ही हैं, और ऐसे में अंदाजा यूं ही लगाया जा रहा है कि अभी जो हालिया प्रदर्शन हो रहा है, हालिया विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है, मोस्टली बीजेपी के खिलाफ लोगों में काफी रोष है। कहा जा रहा है कि अब सत्ता परिवर्तन की बेहद जरूरत आन पड़ी है। कुछ विपक्ष की ओर से भी ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिसके बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे इससे विपरीत हो सकते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ नजर आएगा? देखिए निशी, मैं आपको फिर एक चीज स्पष्ट करता हूं। भाजपा मूलतः पूरे प्रदेश में जब कहीं चुनाव होता है तो कितना वोट उसको मिलता है, किसी भी राज्य में अगर वो चुनाव जीतती है तो कितने प्रतिशत वोट उसको मिलता है, 48 से 50%, कहीं 42%, कहीं 43%। इसका मतलब इसके बाद के जो लोग हैं भाजपा के विरोधी ही हैं और हमेशा रहे हैं। ऐसा तो है, कभी दावा किया नहीं गया कि 80% वोट भाजपा को मिला हो, मिला ही 52% मैक्सिमम है। तो हम इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया था चुनावी राजनीति में सांगठनिक लोगों को लाने का, वो फेल हो गया। ठीक है, आने वाले विधानसभा चुनाव पे इसका कोई असर होगा, ऐसा मैं नहीं देखता, ऐसा मैं नहीं देखता। लेकिन आप हमसे पूछे कि क्या बिहार की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में, क्योंकि वो जिस विधानसभा की बात मैं कर रहा हूं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की विधानसभा है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ है जहां भाजपा हार गई है। ठीक है। अब ये क्यों हार गई है? अगर इसमें कहीं से कोई भी प्रांतीय नेतृत्व के कारण हारी है, क्योंकि वो प्रबुद्ध वर्गों की विधानसभा है, वहां पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या 99% है। अगर उन्होंने ये संदेश दिया है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर सोचेगा, और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में आपको बिहार में प्रांतीय नेतृत्व बदलता हुआ नजर आए। ये बात मुझे समझ में आती है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में चूंकि मोहन यादव जी का नाम कई ऐसे चीजों में आया है, जैसे अभी आपके सामने ही पीछे मीडिया में चल रहा था कि वो जमीन से लेके कोई बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गई, और उसमें कुछ जो भी एज इट इज, हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन दिखाई दे। ठीक है, ये ट्रायल है। लेकिन भाजपा इसमें डूब गई और सातों राज्य हार गए, ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं, इसको ऐसा नहीं बोला जा सकता, लेकिन बोला जा सकता है रियलिटी चेक जरूर है। वो एक प्रयोग किया गया था। सीटों पर हुए उपचुनाव रियलिटी चेक, संगठन के लोग भी चुनावी हो सकते हैं, ये प्रयोग किया गया था। तो पब्लिक ने कहा नहीं, संगठन के लोग संगठन में ही अच्छे होते हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग कुछ अलग होते हैं। ठीक है विक्रम जी, ये 3 उपचुनाव जो सीटों पर हुए वो क्या सरकार के लिए रियलिटी चेक है, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आप और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना करके उतरना पड़ेगा? क्या मानते हैं आप इस चीज को? इन चुनावों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि सरकार हमारी बहुमत में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी चुनाव जीतती है या हारती है, हम हमेशा समीक्षा करते हैं किस कारण से हार हुई है। इसकी समीक्षा निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व हमारा करेगा, और हम उस पर संज्ञान में लेंगे और उसकी तैयारी उस हिसाब से तो फिर करेंगे और पुनः चुनाव जीतेंगे। 2028 में हम फिर जीतेंगे, इसी सीट को जीतेंगे। ठीक है विष्णु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये तो कह रहे हैं कि आप जो सपने सजा रहे हैं कि जनता बहुमत नहीं देगी, अब विपक्ष की ओर डुलती जा रही है और विपक्ष को पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला खास। ठीक है, विष्णु जी नहीं सुन पा रहे हैं, ये कमेंट लेना चाहूंगी तरुण से आपसे। तरुण, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियों को अगर देख लिया जाए तो किसकी कितनी तैयारियां आपको नजर आ रही हैं और धरातल पर जनता का मूड क्या है? देखिए, मैं अभी विक्रम जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। विक्रम जी ने अभी कहा कि जो है हम जांच कराएंगे या शीर्ष नेतृत्व हमारा इस चीज को देखेगा कि हार क्यों हुई है। तो सबसे बड़ी जो एक बात मेरी सवाल है विक्रम जी से कि इतनी जल्दबाजी में ही क्यों इस चुनाव को जो है कराया गया, क्यों जो है सिटिंग विधायक को वहां से हटा करके इतनी जल्दबाजी में उपचुनाव कराया। ये एक बड़ा सवाल भी है, एक बड़ा कारण भी। क्या कारण है कि इतनी जल्दबाजी में इस चुनाव को कराया गया, और कराया तो इस चुनाव के जो नतीजे निकले वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे विक्रम जी? विक्रम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जवाब दीजिएगा। ये आप ये बताइए, चुनाव तय करना क्या हम करते हैं, कोई पार्टी करती है? चुनाव आयोग करता है उसको तय। कांग्रेस का प्रत्याशी विधायक थे वो दोषी करा दिए गए न्यायालय से। लेकिन रणनीति तो सरकार की है। आप सुन तो लीजिए, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुन लीजिए। कि वो मैंने कराया या पार्टी ने कराया, क्यों कराया? पार्टी चुनाव आयोग कराती है। आप जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के विधायक थे, वो कोर्ट से दोषी करार दिए गए, उनको अयोग्य घोषित किया गया। इस कारण से चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने डेट तय की, हमने तैयारी करके प्रत्याशी उतारा, वो चुनाव हुआ। और उसमें हो सकता है किसी कारण से जो भी कारण रहे होंगे उनकी हम समीक्षा करेंगे, आगामी फिर तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा चुनावी मूड में रहता है, हमको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी चुनावों को लेकर अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और इन चुनावों के नतीजे के बाद आखिरकार क्या सरकार को उनका रियलिटी चेक मिल चुका है या फिर इसको फिर से हल्के में ले लिया जाएगा, और आगामी चुनावों पर कितना फोकस होगा और जनता का क्या मूड रहने वाला है, इसको लेकर भी हम लगातार कवरेज करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।